हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है क्रांति पाटिल। आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि बायोलॉजी का 2026 का बोर्ड का जो पेपर है उसमें मार्किंग स्कीम कैसी रहने वाली है और कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं और कितने मार्क्स उसमें सिक्योर करने हैं। तो ये है महाराष्ट्र HSC बायोलॉजी पेपर पैटर्न। कितने मार्क्स के लिए? 70 मार्क्स के लिए। पूरा पेपर कितना होता है? 70 मार्क्स के लिए। 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे पेपर में 4 सेक्शन दिखाई देंगे। सेक्शन नंबर A, B, C एंड D। सेक्शन नंबर A को होंगे 18 मार्क्स, सेक्शन नंबर B को होंगे 16 मार्क्स, सेक्शन नंबर C 24 मार्क्स, सेक्शन नंबर D 12 मार्क्स। तो इसका जो डिटेलिंग है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर A, सेक्शन A वो स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें 10 MCQs होंगे और हर एक के लिए 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क ईच। ओके, 10 MCQs के लिए 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्टार्ट होगा। उसमें 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 1 मार्क्स ईच। तो 8 वेरी शॉर्ट आंसर के लिए 8 मार्क्स हो गए। ये दोनों मिला के 18 मार्क्स का आपका सेक्शन नंबर A हो गया। फिर आता है सेक्शन नंबर B। सेक्शन नंबर B स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। ओके, इसमें 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। तो 12 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 12 में से आपको सॉल्व करने हैं 8। 2 मार्क्स ईच, इसके हिसाब से कितना आ गया वो? 16। ओके, तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा? 16। और अगर 12 यहाँ पे दिए गए हैं तो उसके हिसाब से वो 24 मार्क्स का सेक्शन हो गया। उसमें से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि है 16 मार्क्स के लिए। सेक्शन नंबर सी स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। इसमें भी 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, लेकिन ये होंगे 3 मार्क्स ईच, यानी इनका जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 3 to 14। ये भी आपको लिखने होंगे 8 आउट ऑफ 12। इनकी मार्किंग स्कीम हो जाएगी 24 आउट ऑफ 36, 24 के आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शन नंबर डी, ये स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक। इसमें 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो होते हैं 4 मार्क्स ईच, हर एक के लिए 4 मार्क्स। कितने सॉल्व करना है? कितने सॉल्व करने हैं आपको? सिर्फ 3। दिए कितने होंगे? 5। तो टोटल कितने हो गए? 15 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 25। ओके, देन आपको सारे क्वेश्चन जितने 12 में से 8 पूछे गए हैं, 5 में से 3 पूछे गए हैं, तो वो सारे आपको कवर करने हैं, तभी आपके पूरे मार्क्स कवर होंगे। नेक्स्ट है, अगर आपने फिगर ड्रॉ किया है, फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे वो राइट साइड में होना चाहिए और उसके लेबलिंग बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, MCQ जब आप लिखते हो, ओके, मैंडेटरी टू राइट करेक्ट
answer along with its alphabet. मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक एग्जाम्पल है जिसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, और यहाँ पे कुछ भी होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कुछ भी हो सकते हैं वो पॉइंट। तो आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, कोई एमसीक्यूज दिया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया या फिर सेकंड हो गया, कोई भी, आप ये क्वेश्चन नंबर डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका ऑप्शन पूरा लिखना। यानी मान लीजिए यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये पूरा लिखना होगा आपको कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर सेकंड जिसका ऑप्शन है ए, और ए में जो कोई ऑप्शन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर कोई भी जो शब्द होगा वो पूरा लिखना है। सिर्फ आपने ए बी सी डी ये अगर लिखा इतना, तो वो आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा। ओके, एमसीक्यूज के बारे में भी एक बात बोली जाती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, तो वो बात भी मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। फर्स्ट attempt will be considered for evaluation, कि आपने जो फर्स्ट टाइम लिखा होगा उसी को इवेल्युएट किया जाएगा। ओके, बिगिन द आंसर ऑफ ईच सेक्शन ऑन न्यू पेज, हर एक का सेक्शन को, यानी सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर बी है, सेक्शन नंबर सी है, इन सबको आपको न्यू पेज पे लिखना होगा। अगर आपका ये पेज है और इस पेज पे आपका सेक्शन नंबर ए स्टार्ट हो गया और वो यहीं पे खत्म होता है, तो यहाँ पे आप सेक्शन नंबर बी मत लिखना, उससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो सेक्शन नंबर बी, सी, ये हर टाइम पे आपको न्यू पेज पे लिखना होगा। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर सॉल्विंग के टाइम पे ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि एग्जामिनर क्या क्या देखता है जब हमारा पेपर चेक होता है, तो एग्जामिनर किन किन चीजों का ध्यान रखता है जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो आज हमें बायोलॉजी को रिवाइज नहीं करना है, हमें मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं वो देखने हैं। तो एग्जामिनर देखता क्या है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि वो कीवर्ड्स कौन से लिखे हैं। ओके, कीवर्ड्स का क्या मतलब है वो आगे जाके मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको वो बताऊंगी कि कीवर्ड्स किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, डायग्राम या रीडेबिलिटी। आपका जो हैंडराइटिंग है वो रीड करने लायक होना चाहिए। अगर वो रीड करने लायक नहीं है तो एग्जामिनर पढ़ नहीं पाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा सुंदर भी होना चाहिए, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ पाए एग्जामिनर ऐसा होना चाहिए। बहुत से बच्चों को लगता है कि लॉन्ग आंसर लिखा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ये बात गलत है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखता है। ठीक है, फिर पॉइंट को आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 या फिर इस तरह से। पॉइंट नंबर सेकंड है गोल्डन आंसर फॉर्मेट, यानी बोर्ड सेफ्टी के लिए हर डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपको लिखना है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होगी आपकी ओपनिंग लाइन। ओपनिंग लाइन मतलब सबसे पहले किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर में आपको सबसे पहले उस आंसर से रिलेटेड कोई डेफिनेशन होगी, तो वो डेफिनेशन से ही आपको आंसर स्टार्ट करना है। ओके, 2 to 4 एग्जैक्ट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड आपको 2 से लेके 4 तक मिनिमम आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताने पड़ेंगे। जहां पे डायग्राम इसेंशियल है वहां पे आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। एंड लास्ट में आपको उस आंसर से रिलेटेड कोई कंक्लूजन लाइन होगी तो वो कंक्लूजन लाइन भी आप लिख सकते हैं एंड में। ये एग्जैक्ट तरीका होता है किसी भी डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखने का। ओके,
नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, कीवर्ड्स रूल। मैंने आपको पिछले साइड में भी बोला था कि यहाँ पे देखा था हमने कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, नर्व इंपल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्टर, हार्मोन्स, ये हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जो बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स, ना कि हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसे लिखना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर बायोलॉजिकल टर्म्स का ही यूज करना पड़ेगा, उसे कहते हैं हम कीवर्ड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्लीज अंडरलाइन द कीवर्ड्स। आपने जो जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आंसर में उनको अंडरलाइन करना मत भूलिए। अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ उस अंडरलाइन को देखेंगे और आपको इजीली मार्क्स मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है डायग्राम रूल। ये डायग्राम रूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करिए, पेन का यहाँ बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। जो एरो दिए होते हैं वो स्ट्रेट दिखाइए, लेबलिंग क्लीन होने चाहिए और स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सेल निकाला, ओके, सेल निकालते वक्त अगर मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस निकाला तो न्यूक्लियस का लेबलिंग ऐसा मुझे नहीं दिखाना है, ओके। ये ऐसे टेढ़े एरो बोर्ड के एग्जाम में नहीं चलते, अपने नोटबुक में ड्रॉ करते वक्त चल जाते हैं, लेकिन आपको वहीं पे प्रैक्टिस करना होता है कि एक्चुअली कैसे लेबलिंग दिए जाते हैं। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, अगर मान लीजिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस को स्ट्रेट आपको एरो दिखा के वहां पे लेबलिंग करना है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये स्ट्रेट ही होना चाहिए, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो आपका स्पेलिंग होगा वो स्पेलिंग भी बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड स्पेलिंग उसमें क्लियर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपको एक नोट देना चाहूंगी कि डायग्राम इज नॉट डेकोरेशन। डेकोरेशन पर्पज के लिए आपको उसे ड्रॉ नहीं करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। ज्यादा डेकोरेशन करने में आपका टाइम चला जाएगा और बाकी के क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो इतना कीजिए कि आपकी डायग्राम से आपको मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, मार्क्स लॉस की 4 मेन रीजंस। कहाँ पे आपके मार्क्स कट होते हैं। आप कीवर्ड्स नहीं लिखते, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते। हेडिंग एब्सेंट, आप हेडिंग ही नहीं देते कि किस बारे में आप लिख रहे हैं। डायग्राम स्किप, आप बहुत जगह पे जहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं वहां पे डायग्राम मैंडेटरी होते हैं बहुत सी जगह पे। इकोलॉजी, इकोसिस्टम से रिगार्डिंग अगर कोई है तो वहाँ पे बहुत सी जगह पे डायग्राम का कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है या फिर प्लांट्स का कोई है तो वहाँ पे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टाइम पे आपको डायग्राम स्किप नहीं करना चाहिए, वो ड्रॉ करना चाहिए। स्पेलिंग केयरलेसली आप लिखते हो, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं, यानी आपने लिखा करेक्ट है लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक करने की वजह से आपके जो मार्क्स है वो क्या हो जाते, लॉस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल शॉर्ट आंसर। जो 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो बोर्ड के हिसाब से आपका आंसर कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन से क्या स्टार्ट हुआ है। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड, ऑटोमेटिक एंड इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। इट इज mediated through reflex action. It helps in quick protection of the body. यहाँ पे कीवर्ड्स टू अंडरलाइन, कौन से आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे इतने सारे अंडरलाइन किए, लेकिन अगर सिर्फ कीवर्ड्स को मुझे अंडरलाइन करना है तो मैं क्या क्या करूंगी, मुझे करना पड़ेगा ये रैपिड, इनवॉल्यूंटरी, स्टिमुलस, रिफ्लेक्स आर्क एंड नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो इससे जो एग्जामिनर होता है उसके ये जो 4-5 पॉइंट आपने हाईलाइट किए हैं सिर्फ उस पर नजर जाती है
कि इसको रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में क्या है वो पता चल गया है। इससे ये प्रोटेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रैपिड, इनवॉल्यूंटरी स्टिमुलस, ये सारे अगर वर्ड्स उसको दिख गए तो आपको फुल 2-3 मार्क्स जितने का आंसर होगा उतने मार्क्स मिल जाते हैं। वो बाकी सेंटेंसेस की तरफ नहीं जाता कि आपने ग्रामेटिकली वो करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है, उस पर इतना ध्यान नहीं जाता अगर आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट है, अगर 4 या 5 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर से यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क विथ डायग्राम। उसकी हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे कि रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आप यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जो आंसर है उसको डेफिनेशन से लिखना पड़ेगा। इट इज द pathway followed by the nerve impulse during the reflex action. ओके, वहां पे नीचे आप 1 by 1 पॉइंट्स लिखेंगे। रिसेप्टर्स रिसीव द स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन कैरीज impulse to spinal cord, interneuron processes the information, motor neuron carries impulse to effector, effector produces quick response। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इससे ज्यादा भी आपको कोई पॉइंट्स आते होंगे वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से लेके 5 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे डायग्राम क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो रिफ्लेक्स आर्क की नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो आप कितने प्रोपोर्शन में उसको ड्रॉ कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बड़ा निकाल रहे हो या फिर ये पेज है, ये पेज के हिसाब से आपने बहुत ही छोटा डायग्राम निकाला है या फिर बहुत ही ज्यादा बड़ा डायग्राम निकाला है, तो वो प्रोपोर्शन के भी मार्क्स होते हैं आपके। ठीक है, तो वो भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रोपोर्शन भी सही होना चाहिए। लास्ट में आप कंक्लूजन लाइन लिख सकते हैं कि thus reflex arc helps in quick and protective response। एंड आपको जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है वो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स। तो ये यहाँ पे आपको ढूंढ के उनको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये रिसेप्टर हो गया, ऐसे। नेक्स्ट है, आपको अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन शॉर्ट में कैसे करें, तो उसके लिए होता है कि आपको अल्ट्रा फास्ट रिवीजन बुलेट्स का यूज करना चाहिए। जैसे फास्ट रिवीजन के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसे कोई मिक्स चैप्टर होंगे। तो उसके लिए आपको जैसे कीवर्ड्स या फिर बुलेट पॉइंट स्टडी करने पड़ेंगे, जैसे स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस जब हमारे बॉडी को मिलता है तो हमारे बॉडी से रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं, वहां से इफेक्टर मसल्स की तरफ जो मैसेज जाता है उसकी वजह से हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे रिफ्लेक्स आर्क में हमने देखा है। तो ये रिफ्लेक्स आंख में कैसे हो गया, जैसे रैपिड, इनवॉल्यूंटरी, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट। जो भी हम रिफ्लेक्स एक्शन में कोई मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट कैसे होती है, रैपिड होती है और इनवॉल्यूंटरी होती है, यानी वॉल्यूंटरी मसल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते और स्पाइनल कॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है। तो ये सारे जो की वर्ड्स है वो आपको ध्यान में रखने, ना कि पूरी स्टोरी आपको लर्न करनी है। नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है कि फास्ट, शॉर्ट लास्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, हार्मोनल कंट्रोल में स्लो, लॉन्ग लास्टिंग केमिकल मैसेंजर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। एड्रेनालिन इमरजेंसी हार्मोन, इंक्रीज हार्ट रेट। Synapse, junction between the two neurons. Receptors, specialized cells which detect stimulus. Effectors, muscles or glands producing response। इन 10 पॉइंट्स में आपके 10 MCQs या 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो भी आपके यहाँ पे मैंने करवा दिए हैं। इससे रिगार्डिंग भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, इतना ही मुझे इस स्लाइड में कहना था कि 12th का बोर्ड का पेपर आपका कैसा होगा और आपको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है मेरे पास कुछ 2019 से लेके
ये देखिए यहाँ पे 2019 से लेके 2025 तक सारे जो बोर्ड में पूछे गए सवाल है उनका एक छोटा सा पीडीएफ मैंने तैयार किया है। उसमें जो दिए गए हैं ये देखिए, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप एमसीक्यूज भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत सारे हैं। जैसे देखिए मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स 2019, 20, 22, 24 इनमें पूछे गए सवाल कौन से हैं? डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नावास्चिन इन 1898। ओके, तो इन पे इतनी टाइम आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आएगा और उसकी तैयारी कैसी करनी है वो भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 2021, 23, 25 में पूछे गए द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन में क्या तैयार होता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे बोलते हुए वो कितना होता है? 3n होता है। 2020, 2020, 2022, 2024. A mature embryo sac polygonum type is 7-celled 8-nucleate. Okay. मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जो पूरा डायग्राम है वो आपको ऐसे दिखना चाहिए कि उसमें 7 सेल होते हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2019, 21, 23 filiform apparatus is present in synergids 2020, 2020, 2024 and 2025. Which pollination agent is responsible for pollination in water lily? That is water hydrophily. नेक्स्ट है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं जिसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिनमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ये देखिए आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस पे एमसीक्यूज या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये सारे हैं। देखिए आप देख सकते हैं 15th बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू, ये सारे चैप्टर्स कवर हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है, तो मैं आपको वो पीडीएफ सारी भेज दूंगी या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पीडीएफ नीचे दिया गया है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वगैरह वो सारे यहाँ पे कवर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा लंबा पीडीएफ है, इसलिए वो यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।